एक्चुअल हमने वेब3 कनेक्शन देख लिया कि वेब3 जो है वो कनेक्ट कैसे होती है, ट्रांजैक्शन कैसे होती है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, जी जी। तो अब हमें क्या करना है कि हमें वही ट्यूटोरियल एक्चुअल यूज करना है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम अगर जो डैप वाला जो स्ट्रक्चर था हम वो भी फॉलो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। या उसके अंदर जी जो है वो एक ऐप है, ऐप के अंदर जो है वो स्क्रिप्ट जेएस की स्क्रिप्ट्स हैं और हमने वो वेब3 की एक स्क्रिप्ट बना के रख देनी है और उसके अंदर जो है वो हमें फंक्शंस लिख देने हैं, ठीक है। जिस तरह से उसने जी एक ऐप उसने जो है वो, अच्छा इसने जो है वो एक डायरेक्टरी नहीं बनाई, उसने एक क्लास फाइल नहीं बनाई थी। वो मैं थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ पैट शॉप का। ओके, तो पैट शॉप में हमारे पास एक क्लास फाइल बनी हुई है। तो क्लास फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, हमने क्या किया था कि अलग अलग जो है वो फाइल्स बनाई थी और उसमें वेब3 कनेक्ट किया था। तो आप सिंपल ये अभी करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट की एक फाइल बनाएंगे और उसके अंदर वो मेथड्स आप लिख देंगे, ठीक है। मेथड कौन कौन से होंगे हमारे पास एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर? सर, एक मेथड ट्रांजैक्शन हमारा, सेव करवानी होगी, अगर रिमूव करानी है ट्रांजैक्शन वो रिमूव करानी है। अब आई थिंक अपडेट तो शायद हम नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल प्राइमरीली ऐड और डिलीट ट्रांजैक्शंस के ही होंगे। रिमूव भी नहीं होंगी डिलीट ट्रांजैक्शन, भी नहीं होगा बेसिकली, ऐड क्योंकि होगी, ब्लॉकचेन, जी हाँ जी हाँ, ठीक है। सिर्फ ऐड होगा। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अकाउंट लेना पड़ेगा, ठीक है। जी जी अकाउंट्स लेना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट से हम ये काम करवा रहे हैं। तो हमें जो है वो पहले, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मेटामास्क को कनेक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है, नंबर जी वन। नंबर टू हमें ये है कि अगर हम वेब3 प्रोवाइडर से कर रहे हैं तो हमें मेटामास्क कनेक्ट करवाना पड़ेगा। अगर हम वेब3 प्रोवाइडर से नहीं करते और डायरेक्टली अकाउंट से करते हैं जिस तरह से हमने वहाँ पे किया हुआ था, तो हमें इन्फ्यूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। और इन्फ्यूरा से हमें एक अकाउंट लेना पड़ेगा जो हमें खुद से रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हमें ट्रांजैक्शन करनी है तो उसकी प्राइवेट की भी चाहिए होगी, तो हम वो प्राइवेट की भी ले लेंगे। अच्छा, ये काम हमने किया हुआ है, जी ठीक है। तो अब हमें अकाउंट का बैलेंस लेना है तो हम वहां पे अकाउंट का बैलेंस दिखा देंगे, ठीक है। तो ये एक जो आपकी एक्सपेंस ट्रैकर की ऐप है ना, एक्सपेंस ट्रैकर की ऐप के ऊपर ये एक एडिशनल आपकी चीज बनेगी कि वहां अकाउंट का एड्रेस आ जाए और उसका बैलेंस आ जाए, ठीक है। ठीक ठीक सर। उसके बाद उसके बाद आपको करना सिंपल ये है कि जो ऐड एक्सपेंस है, एक तो ऐड जो है वो दो तरह के ऐड है उसमें। एक तो ऐड हो रहा है एक्सपेंस के अंदर कोई एडिशन हो रही है या इनकम हो रही है या फिर एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। दो चीजें हैं इसमें, या तो पॉजिटिव वाली होगी या नेगेटिव वाली होगी, ठीक है, ट्रांजैक्शन। तो जी जो पॉजिटिव वाली ट्रांजैक्शन है उसमें क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस है वो अप होगा और जो नेगेटिव ट्रांजैक्शन है उसमें हमारा बैलेंस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सर। ठीक है। तो इथीरियम का जो हम ट्रांजैक्शंस करेंगे उसमें इथीरियम का बैलेंस जो है वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा या ज्यादा होगा। तो ये हमें ट्रांजैक्शन करनी है जो कि वैल्यू ट्रांजैक्शन होंगी, ठीक है। तो ये पहला फेज है हमारा, दैट्स इट। मतलब ये इसमें यही करना है, वेब3 कनेक्ट करना है और उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन करनी है। अच्छा, अब अगर हम वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं करवा रहे, फॉर एग्जांपल हम ईथर से ट्रांजैक्शन नहीं करवा रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा एक्सपेंस ट्रैकर के नाम से। और उस एक्सपेंस ट्रैकर में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट या ऐड या रिमूव या ऐड इनकम और एक्सपेंस का मेथड बना देंगे, ठीक है। इनकम में क्या होगा कि उसका जो भी बैलेंस है वो प्लस हो जाएगा और एक्सपेंस में क्या होगा कि उसका जो भी बैलेंस है उसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख के आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं और उसका एक इनिशियल कुछ बैलेंस होगा, ठीक है। तो वो बैलेंस आप ऐड करवा लें कि उसका इनिशियल बैलेंस क्या है। अगर लेट्स सपोज कि उसका इनिशियल बैलेंस जीरो है तो फिर आप ऐड इनकम ऐड करेंगे और उसके बाद उसका एक्सपेंस करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जी सर। यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछ लें। सर आई गेस थेरेटिकली तो यही चीज है जो समझ आ गई है, बाकी जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या थोड़ा आप अगर जिस तरह आप कह रहे हैं आज थोड़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगी चीजें। अच्छा, काम कर लेते हैं।
मैं एक देख लेता हूँ, मैंने एक्चुअली एक्सपेंस ट्रैकर बनाई थी और नॉर्मल बनाया था। सर अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट। सर मेरा एक क्वेश्चन है असाइनमेंट के हवाले से। हेलो जी फातिमा, वो मेरा ख्याल है सर कह रहे थे शायद 1 मिनट कहीं अभी आ ओके। रहे हैं या क्या, म्यूट किया हाँ था। जी मुझे लगा मेरी आवाज ही नहीं हाँ आ जी रही। बोलिए। सर मेरा असाइनमेंट के हवाले से एक क्वेश्चन था कि सर मुदस्सिर ने असाइनमेंट में कहा है HTML और CSS और Web3, और आपकी जो असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन अभी मैंने सुनी है मुझे उससे लगा कि सॉलिडिटी में हमने काम करना है और Web3 में। सर ये कोई कनेक्शन बना दें आपको HTML। सॉलिडिटी और वेब थ्री में ही काम करना है, क्योंकि एक्सपेंस ट्रैकर की जो फ्रंट एंड है ना HTML CSS वो तो अवेलेबल है। अगर आप 2020 बूट कैंप में सर्च करेंगे, मुझे वो लिंक नहीं मिल रहा। एक मिनट सर ना, वो लिंक एक्चुअली मैं मैंने उस पर खुद काम किया हुआ है। आई नो कि HTML और CSS वाली वो जो एक्सपेंस ट्रैकर ऐप आप बता रहे हैं, आई नो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम सॉलिडिटी Web3 और उन दो चीज़ों को आपस में मतलब HTML CSS को कैसे कंबाइन करेंगे। उसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम तो ये काम कर चुके हैं क्लास में। सर फ्रंट एंड एप्लीकेशन मैंने अलग से मैंने बनाई हुई है एक्सपेंस ट्रैकर की। फ्रंट एंड आपने एप्लीकेशन बनाई हुई है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आपने बनाई हुई है, ठीक है, जी आपने सर। फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाई हुई है एक्सपेंस ट्रैकर की, विद यस सर, रिएक्ट और विदाउट रिएक्ट? विद रिएक्ट। विद रिएक्ट बनाई हुई, चलिए ये तो और अच्छी बात है कि आपने विद रिएक्ट बनाई हुई। तो अब आपको उसमें बेसिकली करना ये है कि आपको उसके अंदर वेब 3 को कनेक्ट करना है। अब वेब 3 की कनेक्शन जो है वो कनेक्टिविटी हमने क्लास में पूरी देखी थी, राइट? विद यस सर। ऐप यूनिवर्सिटी का ट्यूटोरियल फॉलो किया था हमने, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। ऐप यूनिवर्सिटी का जो ट्यूटोरियल था उसमें हमने क्या चीजें सीखी थी? सर उसमें हमने अकाउंट को कनेक्ट करना, उसका बैलेंस चेक करना, ट्रांजैक्शन करना और कुछ मेथड्स के बारे में, मेथड्स को रीड करना, मेथड्स को राइट करना ब्लॉकचेन पे। उसकी प्रैक्टिस की थी आपने? यस सर। अब मैं एक्सपेंस ट्रैकर के साथ उसको कनेक्ट कर सकता हूँ? यही।
आप मुझे दो चीजें तो बताएं वेब3 के साथ, कि वेब3 के साथ मैं ट्रांजैक्शन कैसे कर सकता हूँ, वेब3 के साथ मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ, ये दोनों चीजें बताएं मुझे। जी राइट। सर, यस सर। एक्सपेंस ट्रैकर, अब मैं किसी भी ऐप को ले लूँ, इवन एक्सपेंस ट्रैकर को अगर मैं लेता हूँ, अब मैं उसको रिएक्ट में भी नहीं कर रहा, अभी जो असाइनमेंट है वो इवन रिएक्ट में बनाने का भी नहीं है। आप जस्ट उसकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट एज इज जिस तरह से बनी हुई है वो आप लेंगे जी और उसके अंदर पीछे एक और फाइल बनाएंगे web3 की, web3.js, ठीक है। और web3 के अंदर आप सारे ट्रांजैक्शंस लिख देंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी ट्रांजैक्शंस क्या क्या होंगी। दो सर आपने बताई हैं, एक इनकम वाली और एक एक्सपेंस वाली। जी, तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या होंगी, एक इनकम वाली होगी या एक उसकी होगी। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर ये रिकॉर्डिंग कर लें अगर सेशन की नहीं हो रही तो। Recording in progress. थैंक यू। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको। थैंक यू। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, मैं करना क्या, व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपल, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है, एक्सपेंस ट्रैकर का। अब एक्सपेंस ट्रैकर में होगा क्या कि हमारा कोई ना कोई अकाउंट होगा और इसके अंदर एक्चुअल में क्या होगा, कोई कोई ना कोई बैलेंस होगा, ठीक है। बैलेंस बैलेंस लिख रहे होंगे अकाउंट का, और उसके अलावा और क्या होगा हमारे पास, इनकम और एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें अब मुझे ये बताएं कि इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन सी होंगी और कॉल मेथड कौन सा होगा? ट्रांजैक्शन सर, इनकम और एक्सपेंस दोनों ट्रांजैक्शन होगी। इनकम जब हो रही होगी तो प्लस हो रहा होगा अकाउंट में, और यानी अ, उसमें वैल्यू ऐड हो रही होगी, और एक्सपेंस जब हो रहा होगा तो उसमें माइनस हो रही होगी। परफेक्ट। सो ये दो ट्रांजैक्शंस हैं आपकी, ठीक है, प्लस लगा देता हूँ, बाकी जो है वो आपकी कॉल है। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन जब आपकी आपकी बेसिकली क्या हुआ, वेब3 एक तो आपका बेसिकली फ्रंट एंड होगा, ये आपका फ्रंट एंड है, एक्सपेंस ट्रैकर है आपका, यहाँ से जो ट्रांजैक्शन आपकी चलेंगी ना, यहाँ से बेसिकली होगा क्या कि ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन तो आपकी होगी गेट बैलेंस, ठीक है। फिर दूसरी ट्रांजैक्शन आपकी होगी इनकम, ठीक है। और तीसरी आपकी होगी एक्सपेंस, ठीक है। ये तीन ट्रांजैक्शन आपकी होंगी और ये तीनों ट्रांजैक्शन एक्चुअल में कहाँ जा रही होंगी, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स। गेट बैलेंस तो आपकी कॉल होगी, बाकी आपकी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब इस काम में अब क्या डिफिकल्टी लेवल है मुझे बता दें। यहाँ पे जितनी भी एक्सपेंसेस होगा आपका, एक तो ये बैलेंस आपका आएगा और एक मेरे ख्याल से और होगा, आपका होगा ट्रांजैक्शंस, ठीक है।
ये आपको एक एरे रिटर्न करेगा, और वो एरे बेसिकली क्या करेगा कि आप यहाँ पे उसको लिस्ट करवा सकेंगे कि भाई एक्सपेंस के अंदर आप ये तो ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, और यहाँ से जो आपको रिटर्न होगा ना, आप क्या ट्रांजैक्शन भी कर रहे हो। गेट ट्रांजैक्शन जो है वो एक एरे रिटर्न कर रहा होगा जिसमें वो सारी ट्रांजैक्शन आपको रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, जी सर। तो आप इस तरह से एक्चुअल, अगर आपने एक्सपेंस ट्रैकर की ऐप देखी तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें क्या हो रहा है कि एक ऊपर का सेक्शन है, ठीक है, और उसके बाद एक आपका फॉर्म सेक्शन है, और उसके बाद नीचे जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन आ रही है। यस। ऐसे ही है? जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अब थोड़ा समझ आना शुरू हो गया है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारी क्लास में कुछ मैंने लास्ट मुझे मैसेज किया था किसी ने कि नाम उनके नहीं मालूम, सॉरी, उन्होंने जो है वो NFT जो है वो लॉन्च की अपनी है क्लास में। वो इस वक्त मैंने कहा था कि वो अपना जो है वो थोड़ी सी शेयर करें अपनी स्टोरी, कैसे उन्होंने किया है, क्या किया है, किस तरह से क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए लाइव प्रोजेक्ट। कुछ मालूम है उनके बारे में? कौन लोग? आई थिंक 2 लोगों ने मुझे मैसेज किया था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। मौजूद है क्लास में वो? क्लास में शायद नहीं है। ओपन सी पे उन्होंने लॉन्च किया था। ये मोहम्मद उबैद है, मोहम्मद जाहिद और उबैद सलीम है। चलो, मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा, आपको मालूम है इनके बारे में? ये उबैद जाहिद और उबैद सलीम। सर नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। ये जरा क्या तो ग्रुप में भी शायद इतने वोकल ना हो, और अभी अच्छा, मेरा मेरे ख्याल जो ख्याल जो अटेंड कर रहे हैं उनमें भी नाम मुझे ऐसे नजर तो नहीं आ रहे, जो आप बता रहे अच्छा, तो माइट बी ये जो है वो दूसरे हमारे फोर्स शायद उन्होंने हैं। Q3। या कोई और क्वार्टर हो सर, Q4 या I don't know। हाँ, Q4 हो सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे Q3 कहा था, मैंने कहा सो उन्होंने एक ओपन सी पे लॉन्च किया है। मैं आपको डाल दूंगा आपकी उसके लिए ग्रुप पे रख देता हूँ। उन्होंने एक NFT प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया, और ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा था पिछले। तो दिस इज गुड, क्योंकि उन्होंने ये कोशिश की है, इसको लॉन्च किया है। आई थिंक किटी क्रैक, किटी कैट के नाम से NFT है कोई, दे हैव स्टार्टेड विद दिस। सो मेरे नहीं ख्याल के NFT जो है वो अब कोई ऐसी चीज़ है कि आप लोग शुरू नहीं कर सकते। आप लोग भी अपनी जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। आई थिंक अगर क्रिप्टो पंक वगैरह का आपने जो है वो देखा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है कि एक सिंपल सा जनरेट कर रहा है, और उसके बाद वो अपना NFT जो है वो विद डिफरेंट ट्रेड्स जो है वो लॉन्च कर रहा है। अगर आप ट्रेड्स नहीं भी बनाते तो आप जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ आप रिएक्ट का एक मॉड्यूल है उसके थ्रू आप वैसे भी जनरेट कर सकते हैं सारे ट्रेड्स। तो आप काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से NFT को लॉन्च कर सकते हैं। अभी NFT में कोई काम कर रहा है यहाँ पे क्लास में? कोई नहीं काम कर रहा? सर जो काम करते हैं वो क्लास में नहीं आते प्रॉब्लम।
काम करना क्लास में आते हैं। अच्छा, एक और चीज, आप लोगों में से कुछ लोग जो है वो स्टेबल कोइन वाले ग्रुप में भी हैं, और मेरे ख्याल से अहमद को मैंने किया था, और 2-3 और लोग हैं शायद उनको मैंने ऐड किया था ट्रू ब्लू के ग्रुप में। वहाँ पे हम एक स्टेबल कोइन जो है वो पढ़ रहे हैं, और मैंने वहाँ पे भी एक टास्क दिया हुआ है स्टेबल कोइन बनाने के लिए। तो वो टास्क आप लोग अगर अहमद हैं तो वो शेयर कर लें टास्क यहाँ क्लास में। इंटरेस्टिंग टास्क है वो भी, अगर आप लोग बना सकें तो। हमने पैक्स यूएसडी पढ़ा था, यूएसडी पी, मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। ये स्टेबल कॉइन जो है ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा, मैं इसलिए आज ये बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो लाइव प्रोजेक्ट अभी मैं आज जो डिस्कशन ज़्यादातर रखूँगा वो हैं प्रोजेक्ट जो हम लाइव अभी तक जो हमारी स्किल सेट है उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेबल कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और ये लाइव है, इसको अगर आप सर्च करेंगे तो ये पैक्स यूएसडी के नाम से है, और पैक्स यूएसडी या यूएसडीपी स्टेबल कॉइन कहते हैं इसको। अच्छा, ये जो है 1 and 1 स्टेबल कॉइन, तो आपको लोगों को पता होता है कि क्या होता है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन बेसिकली जो है वो 3 तरह के होते हैं हमारे पास। नंबर 1 तो ये है कि वो पैक होगा 1-to-1 1-on-1 कोलेटरलाइज होगा, यानी कि वो 1-on-1 फिएट करेंसी के साथ पैक होगा। जैसे पाक रुपीस है तो वो हम ये कह रहे हैं कि जी हम अपना कोई ERC-20 बनाते हैं और उसको जो है वो पाक रुपीस के साथ पैक कर देते हैं, तो एक पाक रुपीस इक्वल्स टू 1 टोकन। ठीक है, तो एक तो इस तरह के टोकन होते हैं। तो ये यूएसडीपी जो है वो इस तरह का टोकन है जो बेसिकली पैक है यूएस डॉलर के साथ। 1 USD इक्वल्स टू 1 USDP। इसी तरह से USDC भी ऐसे ही है, और थीटर USD भी जो है वो पैक है USD के साथ। ठीक है, ये सारे जो स्टेबल कॉइन है ये 1-on-1 पैक है। उसके बाद दूसरा नंबर जो आता है वो कोलेटरलाइज स्टेबल कॉइन का होता है। कोलेटरलाइज में ये होता है कि आप बेसिकली एक रिजर्व रखवाते हैं और उसके अगेंस्ट में जो है वो एक स्टेबल कॉइन इशू करते हैं, और वो स्टेबिलिटी जो है वो उसके जो कोलेटरल होता है, जो कि रिजर्व होता है या कोलेटरल जो जमा कराया हुआ होता है, उसके अगेंस्ट में जो है वो आपके पास उसकी स्टेबिलिटी जो है वो उसको मेंटेन कर रहा है। तो ये दूसरी किस्म का है। और तीसरी किस्म का जो है वो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन होता है। एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन क्या होता है कि उसमें बेसिकली जैसे डाई है, या डाई जो है वो भी कोलेटरलाइज ही है, लेकिन डाई जो है वो बेसिकली क्या है कि आप जो है वो 150 उनका कुछ रेशो है। अगर आप 150 USD वर्थ का इथीरियम देते हैं तो वो आपको 100 डाई रिटर्न करेंगे। समझे आपने ये बात? तो वो ये कुछ एल्गोरिथमिक
आपके स्टेबल कॉइन होते हैं। तो ये वाला जो स्टेबल कॉइन है हमारे पास USDP, ये बेसिकली जो है वो 1-on-1 पैक है, किससे? आपके डॉलर से। अच्छा, अब ये इसका कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें तो कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को सिंपली? मैं लिंक जो है वो आपको यहाँ पे चैट में रख देता हूँ। कोई एक्सप्लेन करेगा इसको, कॉन्ट्रैक्ट को? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनाए होंगे। एनीबॉडी? तो यहाँ पे अभी ERC-20 की थोड़ा सा- एक्सटेंशन ली हुई है। हाँ, ERC-20 का ही है स्टेबल कॉइन। ये बोले नहीं तो आया। ये पूरा प्रोजेक्ट है हमारे पास, ये USDP, और उसके पीछे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज हो रहा है वो ये है। एक्चुअल इसका जो है वो लिंक भेजिए इसको। एक बात पूछनी है, ये एक्सटर्नली ट्रांसफरेबल तो हर चीज हर नहीं टोकन होता। एक्सटर्नल ट्रांसफरेबल। अच्छा, आप यहाँ से देख के ये कस्टम एक्सटर्नल ट्रांसफर जो है ना, यहाँ एक्सटर्नल से मुराद दूसरे नेटवर्क की साइड चेन की। अच्छा, तो वो 777 वाला या इस तरह की कोई चीज लगेगी जो पहले चेक करेगा कि इसके अंदर क्वालिटी है और फिर वो ट्रांसफर कर देगा? ट्रिपल 7 इज डिफरेंट, वो सेफ ट्रांसफर का मेथड है जिसमें वो आपका ये देखता है कि आप जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी ERC-777 की या ERC-20 की, जो सेफ ट्रांसफर का मेथड। सर काफी सारा जो ओपन जैपलिन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है जिसमें ये बर्नेबल भी है, पॉसिबल भी है और ट्रांसफरेबल भी है, और मेरे ख्याल से इनका जो है वो ट्रांसफरेबल जो उन्होंने कस्टमाइज किया हुआ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो अदर चेन्स के ऊपर भी इसको ट्रांसफर कर सकता है, जो कि एक्सटर्नली ट्रांसफरेबल सॉल्व जिन्होंने ऐड की हुई है इसमें। एक्सटर्नली ट्रांसफरेबल जो है वो उनका एक अपना सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो उन्होंने साइड चेन के लिए यूज किया है। मेरे ख्याल से उसके अंदर ये इसको इनहेरिट कर रहे होंगे ट्रांसफरेबल को। से कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आपकी URI ले रहा है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही हो, ठीक है, तो ये सर जूम कर दे प्लीज। काफी इन्होंने क्या किया भाई यहाँ पे, मैं सिर्फ ये समझा देता हूँ एक्सटर्नल जी बाकी चीजें आप लोग समझाएंगे। ठीक है। क्या म्यूट कर लें अगर ये कौन सा है? अच्छा, एक्सटर्नल ट्रांसफर के अंदर बेसिकली है क्या कि एक्सटर्नल ट्रांसफर उस वक्त हो रहा है, ये एक बेसिकली सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है और ये काम क्या कर रहा है, ये दूसरी चेन, जैसे मैं लेट्स सपोज पॉलीगॉन से अगर कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूँ तो ये उसको ये ब्रिज का कॉन्सेप्ट है आपका, ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट का। सर मैंने देखा था यूनिस्वैप के उसमें ब्रिज का ना, कि इथेरियम के बाइनेंस से इस तरह का सेल करने के लिए। ये ब्रिज वगैरह में जो है ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट अक्सर बेशतर जो है वो स्वैपिंग यूज करते हैं। यूनिस्वैप आप स्वैप करते हैं ब्रिज टोकन के साथ अपने टोकन को, और ब्रिज टोकन जो है वो फिर आपको दूसरे नेटवर्क पे वो टोकन आपको दे देता है, ठीक है। तो वो ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि इन्होंने बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे क्या काम हो रहे हैं और पूरी एप्लीकेशन किस तरह से बनेगी, ठीक है। तो
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन तो अलाउंस ऑफ का है। ये अलाउंस का मतलब वही है जो अप्रूवल का मतलब है, यानी कि जो अप्रूव में हम काम करते हैं। इन्होंने एक मैपिंग बनाई हुई है, ठीक है। उस मैपिंग में इन्होंने क्या रखा हुआ है कि एड्रेस रखा हुआ है कि किस एड्रेस, ठीक है, किस एड्रेस से ये बात हो रही है, किस नेटवर्क यूआरआई की बात हो रही है। अब नेटवर्क यूआरआई इन्होंने ओपन कर दिया है। अब आप कोई भी नेटवर्क यूआरआई कह सकते हैं, आप पॉलीगॉन कह सकते हैं, पॉलीगॉन का जो एड्रेस है मेन का वो आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका उस पॉलीगॉन के ऊपर एड्रेस क्या है। अच्छा, अब मैं अगर बिटकॉइन कहना चाहूँ तो मैं बिटकॉइन भी कह सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं पॉलीगॉन कह रहा हूँ तो मैं पॉलीगॉन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, यहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं दी हुई, यहाँ पे सिर्फ इतना दिया हुआ है कि उसका नेटवर्क कौन सा है। सो बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड कर रहा है कोई ऐसी ट्रांसफर जो कि एक्सटर्नली कोई ब्रिज से हो रही है। तो यहाँ पे वो एड्रेस देता है, उसके बाद नेटवर्क यूआरआई दे रहा है, उसके बाद आपका एक्सटर्नल एड्रेस जो है वो बाइट्स में ले रहा है। नाउ बाइट्स इज बेसिकली एन ओपन बाइनरी डेटा में वो एड्रेस ले रहा है। तो इसमें कोई भी डेटा आ सकता है, ठीक है। एड्रेस जो है वो कोई भी डेटा दे आप यहाँ पे रखवा सकते हैं। और उसके बाद एक अमाउंट आ रही है कि इसमें कितनी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर की, ठीक है। और फिर उसके बाद एक सिंपल सा मेथड है यहाँ पे और एक्सटर्नल ट्रांसफर का। और वो एक्सटर्नल ट्रांसफर जो उसने कहा है कि भाई ये जो ब्रिज का मेथड है ये बेसिकली आप कहाँ पे कॉल कर लें, जो भी इसको एक्सटेंड करेगा उस पर आप कॉल कर लेंगे वाला। तो ये जो ब्रिज का मेथड है एक्सटर्नल ट्रांसफर और एक्सटर्नल ट्रांसफर फ्रॉम, ये हमारा वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो हैं वो स्टैंडर्ड है। जी, अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर के बारे में पता है? तो ये ओनर के लिए नॉर्मली रेफर करते हैं कि कौन जो ओनर है इसका जो फंक्शन यूज होता है मैसेज डॉट सेंडर। एक तो ये है, दूसरा ये है कि कॉन्टेक्स्ट अवेयर जो है वो बेसिकली उस वक्त यूज हो रहा होता है जब आप इथेरियम के अंदर जो है वो गैसलेस ट्रांजैक्शंस की जो फैसिलिटी है, गैसलेस ट्रांजैक्शन की, जो इथेरियम का सॉरी ओपन जैपलिन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था गैस स्टेशन का, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली गैस स्टेशन एक बेसिकली मार्केट प्लेस है जहाँ पे जाके आप अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिप्लॉय करवा सकते हैं, ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं विदाउट इथेरियम। तो ये इथेरियम लेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। यानी कि आप क्या करते हैं उसमें कि गैस की जो फी है वो आपको किसमें देनी होती है, ईथर में देनी होती है, ठीक है। और आपके पास अगर ईथर नहीं है तो आप किसी को भी आपके अपने टोकन, यानी कि आप किसी और ERC20 टोकन, जैसे आपके पास DAI है या USDC है या आपके पास अपना टोकन है कोई, तो आप उसके अगेंस्ट में उनसे ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। सो द पर्सन हु इज बेसिकली एक्सेप्टिंग योर ERC20 वो आपके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर देगा इथेरियम के मेन नेटवर्क पे, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने पूरा एक ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर या कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक वो बनाया हुआ है जिसमें बेसिकली ये सारी ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर में बेसिकली यहाँ तो ये होगा कि मैसेज सेंडर और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके मल्टी सिग्नेचर ट्रांजैक्शंस भी इसी के थ्रू हैंडल हो जाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक और काम ये हो रहा होता है कि अपग्रेडेबल के अंदर भी आपका ये यूज हो रहा होता है। अपग्रेडेबल अगर जब आप बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट को ओपन जैपलिन अपग्रेडेबल, तब भी ये यूज हो रहा होता है, ठीक है। और कोई चीज बाकी सारी चीज तो मेरे ख्याल से बाकी एक्सेस कंट्रोल है चीज नहीं। एक्सेस कंट्रोल ओपन जैपलिन का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है ऑलरेडी, किसी ने यूज किया हुआ है अभी तक एक्सेस कंट्रोल? एक्सेस कंट्रोल जो है वो बहुत ही यूजफुल कॉन्ट्रैक्ट है और आपको यहाँ पे उसकी पूरी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन आपको पता चल रही होगी कि कितना किस तरह से उन्होंने जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। उन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है कि 2 रोल बनाए हैं, एक जो है वो KYC पास का है और एक फ्रोजन का है। KYC पास का मतलब क्या हुआ कि आप जिस शख्स को जानते हैं जिसने जो है आपके रूल्स के हिसाब से आप अब लेट्स सपोज के एक वैलिडेटर, राइट, अब वैलिडेटर के कुछ रूल्स होंगे जो आपने इम्प्लीमेंट किए होंगे, समझे आप। अगर आपके नेटवर्क में कोई वैलिडेटर है तो आप उनको जानते भी होंगे और उनका KYC क्या होगा, नो योर कस्टमर वाला एक पार्ट है।
तो ये केवाईसी पास का मतलब है कि आप जिनको भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं वो आपके नोन है और उनके बारे में आप जानते हैं। तो ये एक केवाईसी पास का उन्होंने सिंपल सा रोल बनाया हुआ है। और दूसरा रोल है फ्रोजन का। फ्रोजन का मतलब क्या है कि किसी भी वक्त अगर कोई आपके पास रोग टाइप ऑफ कस्टमर आता है तो आप उसको फोर्स करते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन फोर्स करते हैं, कोई हैकिंग हुई है तो उसको फोर्स करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक फ्रोजन का जो है वो रोल बनाया हुआ। उसके बाद उन्होंने तीन जो हैं वो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के आपके यूजर्स बनाए हुए। एक सप्लायर मैनेजर है, एक कंप्लायंस मैनेजर है और एक एनफोर्समेंट मैनेजर है। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नीचे आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका काम हो रहा है ये आपका कंस्ट्रक्टर है नीचे। ये यहाँ पे जो है ना ये जो हो रहा है देख रहे हैं आप, दिस इज ग्रांट रोल एंड दिस इज द सेटअप रोल। ठीक है, ये जो चीज है ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपके एक्सेस कंट्रोल में सेटअप हो रहे हैं रोल। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, सेटअप रोल करवा रहे हैं एडमिन का। एडमिन के बाद आप बेसिकली केवाईसी पास्ट अकाउंट का रोल एडअप करवा रहे हैं कि भाई ये सप्लायर मैनेजर है, ये कंप्लायंस मैनेजर है, ये एनफोर्समेंट मैनेजर है और उन सबका केवाईसी पास्ट उसमें मूव करवाया। उसके अलावा डिफॉल्ट एडमिन रोल आपने मूव करवा दिया। दो आपने एडमिन रोल बनाए, एक कंप्लायंस मैनेजर और एक आपका एडमिन रोल है मैसेज और सेंडर। समझ में आ रही है यहाँ तक कोई सवाल? सर ये जो डिफॉल्ट एडमिन रोल है ये भी हमने ऊपर डिफाइन किया है जैसे हमने केवाईसी पास्ट या वो किए थे? डिफॉल्ट एडमिन रोल आपका वहां से आ रहा होगा, एक्सेस कंट्रोल ओपन जैपलिन के अंदर से। अच्छा ठीक वहां ठीक, पे ये कांस्टेंट डिफाइन है। राइट। तो ऊपर कीजिएगा वो 20 ERC 20+ वाली चीज। सर फंक्शंस के अंदर एक मिन बर्न और वाइप भी शायद आ रहा था, वाइप जी फंक्शंस ईयर टू 20 ERC 20+ के ऊपर कीजिएगा, जरा दिखाइएगा। सर ये वाइप क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक इवेंट बनाया हुआ है। वाइप की इम्प्लीमेंटेशन दी हुई होगी ना नीचे, चेक करें। तो ये सारे उन्होंने जो है वो इवेंट्स बनाए हुए हैं जिसमें वो बेसिकली डिफरेंट इवेंट्स फॉलो थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, केवाईसी के कुछ इवेंट्स बनाए हुए हैं, हॉल्ट के इवेंट बनाए हुए हैं। अच्छा, ये जो इवेंट्स हैं ये इसी तरह से बनते हैं। ओके, जब आप अपना कोई भी कोड लिखेंगे तो इसमें इसी तरह से इवेंट्स जो हैं वो आपके बनेंगे जिसमें वो बेसिकली हर एक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ इवेंट थ्रो कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने अप्रूव एक्सटर्नल ट्रांसफर के इवेंट बनाए। सो इवेंट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इवेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इवन कंस्ट्रक्टर जब कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसका भी एक इवेंट बनाया हुआ है, या अगर जब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो तब भी उसका एक इवेंट फायर होना चाहिए। ठीक है, तो उसका भी एक इवेंट बना दिया। तो द थिंग इज कि इन्होंने जो अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है, जो ERC 20 कॉन्ट्रैक्ट है उसको काफी जो है वो एक्सप्रेसिव बनाया हुआ है ताकि जो भी एक्शन हो रहा है उसका इवेंट फायर हो रहा है। ठीक है, चेंज या प्रिविलेज रोल अगर चेंज हो रहा है तो उसके भी इवेंट्स फायर किए हुए हैं। और इसके अलावा जो ERC 20 के नॉर्मल फंक्शंस हैं उस पर भी उन्होंने फायर किए हुए हैं। वाइप जो है वो बेसिकली एक नीचे उन्होंने मेथड बनाया हुआ है जैसे सेम लाइक बर्नी है, वो बर्नी कर रहा है आपके उसको, लेकिन साथ साथ वो क्या कर रहा है आपके, तो वो किसी के भी एड्रेस में जाके उसके जितने भी टोकन्स हैं उनको बंद कर देता है। ठीक है, तो ये इन्होंने वाइप पे एक अलग मेथड बनाया है बिकॉज ऑफ अगर आप ये देखें तो ये काफ़ी सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेंट्रलाइज्ड वे में डील हो रही हैं। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये के मेथड्स हैं जिसमें जो रोल है वो कैसे चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो रिवोक रोल हो रहा है, ग्रांट रोल हो रहा है और रिवोक रोल। फ्रोजन का अगर कोई है तो वो रिवोक हो रहा है, केवाईसी पास का है तो वो रिवोक हो रहा है। उसके बाद उनको केवाईसी पास का एक रोल जो है वो असाइन होके इवेंट हो गया चेंज सकता है। अच्छा, इसी तरह से ये 3 काम किए हैं इन्होंने, ये कंप्लायंस मैनेजर में भी यही काम किए हैं उन्होंने और इन्फोर्समेंट मैनेजर भी यही काम किया। ठीक है, ये एक सिंपल सा मेथड बनाया हुआ है इस प्रीवियस रोल का कि भाई किसी के पास भी अगर कोई आरपीएसी, यानी कि हमारे आरपीएसी का मतलब होता है कि आई थिंक रोल बेस्ड एक्सेस मैनेजमेंट होता है उसका मतलब, रोल बेस्ड एक्सेस ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। अच्छा, उसके अंदर जो है वो किसी के पास भी कोई रोल है सिस्टम के अंदर तो वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ओके जनाब, और कोई सवाल है यहाँ पे? इसको देख लिया आप लोगों ने? मैं इसको पूरा डिफाइन नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको डिफाइन करें और जो इसमें अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है समझने में वो मुझसे पूछ लें। अच्छा, ये क्लेम ओनरशिप का जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि जब आप किसी को एडमिन बनाते हैं, ठीक है, तो एडमिन, अगर मैंने अहमद को एडमिन बना दिया है, ठीक है, तो एडमिन अहमद को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट अगर नहीं करेगा तो वो एडमिन बनेगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक क्लेम ओनरशिप का बनाया है। तो अगर मैंने ओनरशिप ट्रांसफर की है, चेंज ओनरशिप की है, तो अहमद को जो है वो उसको क्लेम करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। तो इसमें जो अगर आप देखेंगे तो क्लेम ओनरशिप कौन कर सकता है, जो ओनेबल है वही कर सकता है। ओवरराइड ओनेबल से उन्होंने किया हुआ है, ओनली प्रपोज ओनर ही कर सकता है। जो मैंने प्रपोज ओनर का मतलब क्या है कि जिसको मैंने ओनर बनाया है। तो अब एक तो ये काम हो सकता है प्रपोज ओनर, अगर आप देखें यहाँ पे, एक मिनट में, आई थिंक प्रपोज ओनर का नीचे होगा कहीं पे मॉडिफायर होगा। तो उसमें हो क्या रहा है कि मैं प्रपोज ओनर का मतलब मैं किसको प्रपोज करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे ओनर चेंज करने के 2 मेथड्स हैं बेसिकली। पहले मैं प्रपोज करूंगा कि भाई मैंने ओनरशिप जो है वो अहमद को ट्रांसफर करनी है, ठीक है, तो वो हो गया प्रपोज ओनर। अब अहमद जो है वो उसको क्लेम करेगा तो जाके उसको ओनरशिप ट्रांसफर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये इस तरह की एक मेथड बनाया हुआ है ओनरशिप ट्रांसफर करने का। ठीक है, सो ओनरशिप जो ट्रांसफर हो किसी कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो क्या हो कि वो लेजिट वे में ट्रांसफर, ऐसा ना हो कि किसी ने जो है वो ओनरशिप जो है वो किसी को ट्रांसफर कर दी और उस ओनर को पता ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो इसमें छोटी छोटी चेंजेस की हुई हैं, बाकी इट्स प्रीटी मच सेम। अगर यहाँ वाइप देखेंगे तो वाइप में क्या हो रहा है, अकाउंट है और इसकी अमाउंट है, उसका बैलेंस आ रहा है। देखें अब यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने, उस अकाउंट से लेके उसने ट्रांसफर कर दिए सप्लाई मैनेजर को और फिर सप्लायर मैनेजर से उन्होंने बंद करवा दिया। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके जो टोकन है वो बंद हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो मिंट हो रहा है वो भी बाय डिफॉल्ट इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है तो मिंटिंग कब होगी, मिंटिंग कब होगी सर? अगर कोलैटरल है तो वो आई थिंक अगर कोलैटरल इंक्रीज होगा तो मिंट करेंगे। एग्जैक्टली। तो होगा क्या कि वो लोग रिजर्व में कुछ और डॉलर बढ़ाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज कि अभी सप्लाई जो है, टोटल सप्लाई वो 10,000 डॉलर्स की, 10,000 टोकन की है। ठीक है, 10,000 टोकन का मतलब है कि उन्होंने 10,000 जो डॉलर्स हैं वो रखे हुए हैं रिजर्व के अंदर। ठीक है, अब वो 10,000 से सपोज उनके पास इन्वेस्टमेंट आई वो 20,000 हो गए। ठीक है, तो अब 20,000 अगर रिजर्व में है तो इसका मतलब है टोटल सप्लाई आपकी कितनी होनी चाहिए, 20,000 होनी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, मिंट करेंगे 10,000 और। ठीक है, वो 10,000 किसको दे रहे हैं, सप्लाई मैनेजर को। द सप्लाई मैनेजर इज द वन हु इज इशूइंग भी वो कर रहा है और बर्न भी वो कर रहा है। ठीक है, तो आपका रिजर्व जब कम होगा तो आपका बर्न होगा टोकन, जब आपका रिजर्व बढ़ेगा तो आपकी मिंट होगा टोकन। ठीक है, तो स्टेबल कॉइन में एक्चुअल मिंटिंग और बर्निंग जो है वो उसको एक लॉक किया हुआ है
थ्रू सप्लायर मैनेजर, और वो बेसिकली कब होगा, इशूअर की बात होगा कि भाई इशूअर जो है वो बेसिकली या तो बढ़ा सकता है या कम कर सकता है बेस्ड ऑन देयर रिजर्व्स। सर एक दो बेसिक क्वेश्चन है जरा, लेकिन वो क्लैरिटी चाहता हूँ ताकि मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिस तरह कोलैटरल की हमने बात की कि एक तो ये है कि हमने कहीं कोलैटरल रखा हुआ है, जैसे आपने 10,000 या 20,000 की, एक तो ये हम कोलैटरल कहाँ रखते हैं, यानी कोई बॉडी है या कोई है? देखिए कोलैटरल अलग चीज होती है और रिजर्व अलग चीज है, ये दोनों में फर्क है। ठीक है, फिएट बैक टोकन जो है उसमें वो कोलैटरल नहीं है एक्चुअल में, वो रिजर्व है, वो रिजर्व्स हैं। वो रिजर्व आप क्या कह रहे हैं कि फिएट बैक है, फिएट पैक है, इसका मतलब है कि $1 का मतलब है 1 टोकन। जी कोलेटरलाइज जब होगा ना टोकन, तो कोलेटरलाइज में आपके पास कोलेटरल जैसे डाई है, ठीक है, कोलेटरलाइज है वो डाई स्टेबल को, उसमें वो Okay. क्या कह रहा है कि आप $150 का ईथ देंगे या $150 का यूएसडीसी देंगे या 150 यूएसडीसी देंगे तो आपको 100 मिलेंगे, यानी कि जो 100 डाई मिलेंगे। हाँ मिंटिंग होगी उसकी वो कम होगी, रेशियो के हिसाब से होगी। ठीक है, तो नहीं 100 सर, डाई लेकिन मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू भी उसी हिसाब से वेरी करेगी, या डाई की वैल्यू हम कहेंगे कि वो $1 ही है? देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेबल कॉइन बेसिकली क्या होते हैं, स्टेबल कॉइन जो है ना वो एक लायबिलिटी होती है। अगर मैं सिस्टम बना रहा हूँ तो मेरे पास स्टेबल कॉइन क्या है, लायबिलिटी है। जी आप समझ रहे हैं ये वाली? जी जी बिल्कुल। क्या यानी मेरा आप लायबल हैं उतने पे करने, अगर आपने किसी को 10 स्टेबल कॉइन्स दिए हैं अगर अपने। उसने मुझसे जी हाँ 10 पाउंड, अगर उसने मुझे 10 पाउंड दिए और मैंने उसके अगेंस्ट में उसको टोकन मेरा दिया है, तो अब जब भी वो वापस आएगा मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं उसको 10 पाउंड वापस कर सकूं। बिल्कुल। ठीक है, जी सर। डाई के केस में वो एक जो है वो कोलेटरल का रेशियो ज्यादा ले रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, उसकी वजह मैं सिंपल समझा देता हूँ। अगर आप जो है वो किसी नॉर्मल लाइफ के अंदर अगर आपने जो है वो गोल्ड के अगेंस्ट में लोन लिया है, किसी को पता है कि गोल्ड के अगेंस्ट में लोन मिलता है? जी सर जी। यस सर। गोल्ड जब भी आप जमा करवाएंगे ना वो ओवर कोलेटरलाइज होगा। ठीक है, गोल्ड लेट्स सपोज कि गोल्ड अगर इस वक्त मार्केट के अंदर जो 1 आउंस जो है वो सपोज $1200 का है, ठीक है, तो आपसे वो बेसिकली $1000 उसकी प्राइस लगाएंगे। ठीक है, वो उसके अगेंस्ट ओके में $1000 का आपको लोन देंगे। अगर आप 1 आउंस गोल्ड जमा करवा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में जो आपको लोन मिलेगा वो $1000 का मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि वो ओवर कोलेटरलाइज लगते हैं कि अगर गोल्ड, क्योंकि गोल्ड वॉलेटाइल है, स्टिल वॉलेटाइल है कि भाई वो उसके कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो वो क्या करते हैं उसको ओवर कोलेटरलाइज कहते हैं ताकि वो उतना गोल्ड उनको वापस कर सकें। ठीक है, अगर रिस्क वो को कवर करते हैं सर। हाँ रिस्क को कवर करते हैं। तो वो दूसरी बात ये है कि अगर मैं डाई की बात करूं या मैं अगर वैसे अगर आप अपना सिस्टम बनाएंगे तो आपको वो कोलेटरल जो है वो एक्चुअल में आपको इतना रिजर्व में रखना पड़ेगा कि ताकि आप बेसिकली जो मिंट कर रहे हैं या जो आप डाई को जो सर्कुलेट करवा रहे हैं, आप अपने स्टेबल कॉइन को जो सर्कुलेट करवा रहे हैं उस सर्कुलेशन की अगर सारे के सारे आपके पास वापस करते हैं उसको, ठीक है, तो आपके पास इतना रिजर्व होना चाहिए या कोलेटरल इतना होना चाहिए कि आप उन सबको उनकी चीज रिटर्न कर सकें और उसके साथ साथ आप अपना जो एक्सपेंस है, ठीक है, उस नेटवर्क को चलाने का वो भी मेंटेन कर सकें। सो डाई के केस में क्या हो रहा है कि आपके पास एक्स्ट्रा फीस भी है और ओवर कोलेटरलाइज है। सर तो जो ये उसका जो ले सिस्टम रहा है वो जी बोले? सॉरी टू कट यू, जो ये ले रहा है आपको टोकन दे रहा है और इन लीव ऑफ दैट वो आपसे अमाउंट ले रहा है, तो वो फिर क्या कर रहा होगा उस अमाउंट का कि वो टोकन हेल्दी रहे और आपके लिए भी प्रॉफिटेबल रहे? और वो उसी तरह से काम करता है जिस तरह से ट्रेजरी आपकी काम करती है बैंक की। ट्रेजरी क्या करती है आपकी, वो डिफरेंट फाइनेंशियल या फाइनेंशियल जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें वो इन्वेस्ट कर देती हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पोजीशंस लेके। ठीक है, लॉन्ग टर्म पोजीशंस ले लेते हैं वो लोग, क्योंकि अगर उनके पास सपोज जो आपके बैंक्स होते हैं वो ज्यादातर आपका रिलाई कर रहे होते हैं कि आप सेफ डिपॉजिट जमा कराएं ताकि वो फिर आपको कुछ प्रॉफिट वगैरह देते हैं उसके ऊपर। वो इसीलिए देते हैं कि उनको पता होता है कि यार इसका जो ये सेफ डिपॉजिट जो है वो इतने टाइम के लिए हमारे पास बाउंड है,
सो इतने टाइम के लिए वो कुछ भी लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं और उससे फिर अपनी इनकम रेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से होता है, जितने भी आपके स्टेबल कॉइन हैं वो बेसिकली पीछे क्या कर रहे होते हैं, वो कोलेटरल जो भी लेते हैं वो फिर आगे जो है उसको डिफरेंट डीफाई के अंदर या तो वो पूल बना लेते हैं या कंपाउंड्स कर लेते हैं, कंपाउंड्स में दे देते हैं या फिर यील्ड फार्मिंग कर लेते हैं उसकी। तो उससे वो एक बेसिकली एक इनकम स्ट्रीम जो है ना वो जनरेट करते रहते हैं, और उस इनकम स्ट्रीम को फिर वो अपने स्टेक होल्डर में बांट देते हैं। ठीक ओके है, लेकिन इसमें जो हमारे पास जो डॉलर है वो तो एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, इसको हम कैसे टाई अप करते हैं? नहीं मैं ये इस केस में नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, ये पैक वाला जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो अभी हम देख रहे हैं अभी, वो तो फिएट बैक्ड है। ठीक है, वो CDBC है, ठीक है, वो सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज। हाँ सेंट्रलाइज है, CDBC है। सो दैट मीन्स कि वो बैंक ने आपको एक एग्जांपल ये है कि वो बैंक ने आपको एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब आपको ट्रस्ट करना है बैंक में किसी भी सेंट्रलाइज एंटिटी को, अनलाइक पेयर टू पेयर नहीं हाँ, दिस इज ट्रस्टेड, ट्रस्ट बेस्ड, जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग वो ट्रस्ट बेस्ड है। ठीक है, आपको किसी बैंक पे ट्रस्ट करके उस पे करना, और उस बैंक के पास पावर भी है ना, जैसे फ्रोजन का पावर है कि वो किसी को भी फ्रीज कर सकता है। इसी कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास देखें तो वो है, वाइप कर सकता है किसी का भी बैलेंस। ठीक है, पॉज कर सकता है अपने कॉन्ट्रैक्ट को, भाई अगर कोई मसला आ रहा है तो वो इसको पॉज कर दे, ट्रांजैक्शन सारी पॉज हो जाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने ये सेंट्रलाइज ही रखा हुआ है। तो अभी अगर आप देखें तो सप्लाई मैनेजर है, एनफोर्समेंट मैनेजर है। एनफोर्समेंट मैनेजर का अगर आप रोल आगे देखेंगे तो वो व्हाट दे आर डूइंग इज बेसिकली फ्रीज एनी अकाउंट इफ दे वांट टू। सर ये थोड़ा वाइप का जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा अजीब सा, यानी फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में कोई बैलेंस है वो वहां से हटाएं, यानी ओवरनाइट मैं अगले दिन देखूं तो मेरा बैलेंस कम हुआ होगा, बट व्हाई? क्या ऐसी क्या सिनेरियो बन सकता है या क्या रीजन हो सकता है? इसका कुछ भी रीजन हो सकता है। दैट मीन्स कि कोई रोग अकाउंट है और उसमें जो है वो के पास बैलेंस आ गया, आपने फ्रोज कर दिया उसको, और फ्रोज करने के बाद वो जो एनफोर्समेंट मैनेजर है वो बेसिकली आपको आपके बैलेंस को वाइप कर रहा है, बंद कर रहा है सारे अकाउंट को, या आप किसी ने कोई गलत काम किया, आप उसको पेनल्टी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसका सारा बैलेंस आपने बर्न आउट कर दिया। या ये मेरे ख्याल से ये भी है कि जो बैंकिंग सेक्टर है या बैंकर्स जो होते हैं उनका ये होता है कि अगर रॉन्ग एंट्री चली गई आपके अकाउंट में और मैंने आपको गलत ट्रांसफर कर दिया तो मैं उसको वापस अकाउंट विड्रॉ पे भी कर सकता हूँ। आपका वो उन्होंने एडॉर्मेंट है उसको आपने एडॉर्मेंट अकाउंट्स को आपने खत्म कर दिया। अच्छा सर, एक चीज, हाँ अभी हाँ, डिस्कशन क्या में है? मुझे आया कि कोई फी होती है कि हम कहते हैं कि एनुअल फी है या कोई ऐसे बैंक चार्जेस या वो निकालने हैं आपने तो वो आपको आप दूसरे के अकाउंट से निकाल सकते हैं नहीं, सर। वो नहीं होगा वाइप के अंदर। वाइप के अंदर आपका बेसिकली ये होगा, देखिए आपके पास आपका रिजर्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपके पास एडॉर्मेंट वगैरह अकाउंट्स हैं जो बेसिकली कोई यूज नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, एडॉर्मेंट अकाउंट है, आप देख रहे हैं कि वो काफी टाइम से यूज नहीं हो रहे, तो आप क्या करेंगे, उसकी सप्लाई को बर्न आउट कर देंगे ताकि आप नए मिंट कर सकें टोकन्स को और उनको सर्कुलेशन में लेके आ सकें। तो सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट इन दिस केस। स्टेबल कॉइन की जितना सर्कुलेशन में होगा उतना बेसिकली सिस्टम को फायदा होगा। सो एडॉर्मेंट्स, वाइप्स, ये सारी चीजें फिर ये टूल्स यूज होते हैं ताकि वो आपकी जो स्टेबल कॉइन है वो सर्कुलेशन में ज्यादा रह सके। ठीक है जी, फिर बिफोर ट्रांसफर का आपको पता है क्या करना होता है, ये मेथड? सर ये होके जो कॉन्ट्रैक्ट सब्सक्राइब करते हैं उनको, हाँ, वो क्या कॉल बैक है आपका, और ये बेसिकली चेक कर रहा है जब भी ट्रांसफर होगा तो उसमें वो बेसिकली सारी चीजें जो है वो यहीं पे वैलिडेट हो रही है। ठीक है, तो वही ट्रांजैक्शंस कर सकता है जो बेसिकली सेंडर जो है वो KYC पास हो या फ्रोजन ना हो। ठीक है, दोनों फ्रोजन नहीं होने चाहिए और वही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, दूसरा वो ये भी देख रहा है कि पॉज और व्हेन नॉट पॉज तभी आपने लगाया हुआ है, रिक्वायर्स नॉट फ्रोजन होना चाहिए, रिक्वायर्स KYC होना चाहिए। तो ये सारे मॉडिफाइड्स लगा के उन्होंने इस पे काम किया हुआ है बिफोर टोकन ट्रांसफर। तो ये KYC कहाँ से चेक कर रहे हैं? कोई थर्ड पार्टी सर्विस यूज कर रहे होते हैं फॉर KYC? ऑब्वियसली ये तो उन्होंने अपने फ्रंट एंड में रखा होगा कि KYC किस तरह से कर रहे हैं। Okay. यहाँ पे तो सिर्फ वो चेक लगा रहे हैं।
तो ये काफी साफ सुथरी इम्प्लीमेंटेशन है ERC20 की, बट इट्स रियली गुड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो काफी साफ सुथरे तरीके से इम्प्लीमेंट की है। ठीक है, जो आप अब यहाँ पे वो ये अप्रूव एक्सटर्नल ट्रांसफर है जो हमने वहाँ देखा था, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की थी, यहाँ पे वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसकी। ठीक है, तो अप्रूव ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है कि आपकी ट्रांसफर जो है वो अप्रूव हो रही है किसी एड्रेस के ऊपर। इसी तरह से है जिस तरह से आपका अप्रूव मेथड काम करता है ERC20 का। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, उन्होंने जो काम किया हुआ वो ये है कि एक एक्सटर्नल एड्रेस और एक नेटवर्क URI एक्स्ट्रा ली हुई है। ठीक है, ये दो चीजें एक्स्ट्रा है, बाकी अप्रूव का मेथड उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से आपका नॉर्मल अप्रूव मेथड काम करता है। अच्छा, यानी एक्सटर्नल सर ट्रांसफर बेसिकली अब हम ये बता रहे हैं कि किस नेटवर्क पे कितना अप्रूव कर रहे हैं, यानी अब वो एक लेयर और अब चले गए हम, ये हो रहा है इसमें अप्रूव। ब्रिजिंग पहले में, तो लेकिन हमारा वही नेटवर्क होता था ना। हाँ, ब्रिज में क्या होगा, आप जब ब्रिज का टोकन जो है वो बाय करेंगे एक ब्रिज से। ठीक है, लेकिन ब्रिज में मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपको समझ में आ जाए, अगर आपको नजर आ रही है। Recording stopped. Recording in progress. देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिज में होता क्या है। ये बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक ब्रिज है जो एक नेटवर्क के ऊपर है और एक दूसरा ब्रिज दूसरे नेटवर्क पे होता है। अब इसमें होता क्या है कि ये ब्रिज 1 है, ब्रिज है सपोज आपके और एक ब्रिज जो है आपका बना हुआ है पॉलीगॉन पे। ठीक है, जी सर। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे आपका जो पहला होगा ना, अगर आपको ब्रिजिंग करनी है कोई, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको लॉक कर देंगे पहले वाले पे। सपोज यहाँ पे आपने उसको लॉक करना है, पहले यहाँ पे एक्चुअल होगा क्या, अब होगा क्या कि जब ये रिक्वेस्ट पहले आएगी ना आपके पास, तो यहाँ पे एक ब्लॉक हो जाएगा आपका, और उसके अगेंस्ट में जो आपकी सपोज ईथर से पॉलीगॉन पे जाना है, राइट, तो आपका यहाँ पे जो ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली क्या करेगा, लॉक करेगा टोकन को और आपको एक इशू कर देगा, एक ब्रिज टोकन यहाँ से इशू कर देगा अपना ERC20। ठीक है, यहाँ से बेसिकली क्या करेगा, वो एक इशू कर देगा ब्रिज टोकन आपका। सपोज उसमें एक आपका पॉली करके एक ERC20 टोकन जो है वो उसने इशू कर दिया। ठीक है, अब ये सर इसका मतलब है ये एक तीसरा टोकन है जो कि ना मैटिक है ना ईथर है। हाँ, ऐसे ही होता है, ब्रिज जो है वो अपना टोकन इशू कर रहा होता है। राइट, फिर आप बेसिकली क्या करते हैं, इस ब्रिज टोकन को स्वैप करवा देते हैं किसी भी यूनिस्वैप वगैरह से जाके। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो है वो बीच में हो रहा होता है। आप बेसिकली Right. यहाँ पे एक ब्रिज टोकन इशू होता है, वो ब्रिज टोकन जो है वो बेसिकली क्या होता है कि एक स्वैप के थ्रू आपका मूव हो जाता है। बीच में कोई यूनिस्वैप होगा या पोल्का स्वैप, यूनिस्वैप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या करेगा, इस टोकन को लेगा, ये जो बी पॉली को है, और बी पॉली को ट्रांसफॉर्म कर देगा
यूनिस्वैप जो है वो बेसिकली क्या करेगा, कोई पूल होगा जिसमें बी पॉली जो है वो मैट्रिक से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक जो है वो पॉलीगॉन की नेटिव करेंसी है। तो यहाँ पे जब ये ट्रांसफर होगा बी पॉली, तो इसको या फिर सपोज मैट्रिक, चलिए मैट्रिक मिल जाएगा, या मैट्रिक मिल जाएगा, या फिर इसकी यहाँ पे जो भी PERC होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो टोकन उन्होंने यहाँ लॉक किया है, इसके बाद होगा क्या कि यहाँ पे जाके वो ब्रिज के अंदर जाके वो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन कर देगा और अपने जो भी उसको मैट्रिक चाहिए वो PERC के मैट्रिक में ट्रांसफर कर देगा इस नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि इस नेटवर्क पे आके इसके पास ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से चल रहा होता है ब्रिज टोकन। तो सर इसका मतलब जो लॉक टोकन आपने लिखा है वो ईथर लॉक हुआ है वहां पे? हाँ, यहाँ पे कोई भी आप ERC20 सपोज डायलॉग करवा रहे हैं, डायलॉग जो व्हाटएवर जो भी इस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, आई सी ठीक पे चल रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो ईथ लॉक करा सकते हैं, चाहे तो आप डायलॉग करवा सकते हैं, चाहे कोई भी ERC20 वो आप लॉक करवाते हैं तो वो उसके अगेंस्ट में आपको उसका अपना नेटिव टोकन जो भी उस ब्रिज का टोकन है वो आपको इशू कर देगा। ब्रिज टोकन आप स्वैप करवाएं, स्वैप करवाने के बाद आप दूसरे नेटवर्क पे जाके उसको इनकैश करवा देते हैं। तो ये इस तरह से ब्रिज टोकन काम करता है। तो ये जो यहाँ पे हो रहा है ना, ये भी इसी तरह की एक कहानी हो रही है। कहानी होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि आप एक अप्रूवल दे रहे हैं कि भाई इतना जो है वो हमारा जो एक्सटर्नल जो है उसके ऊपर इतनी अमाउंट जो है वो आप अप्रूव कर दो। अप्रूव करने का मतलब ये है कि ये एक्सटर्नल ट्रांसफर जो है वो कोई ब्रिज कर रहा होगा या कोई एक्सचेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो वहां के लिए उन्होंने ये फंक्शन दिया हुआ अप्रूव, अदरवाइज एक्सटर्नल ट्रांसफर होगा जो डायरेक्टली हो रहा होगा। तो ये इसी तरह से है जिस तरह से आप ट्रांसफर के अंदर और अप्रूव ट्रांसफर फ्रॉम के जो फर्क है ना, ट्रांसफर और ट्रांसफर फ्रॉम या एक्सटर्नल ट्रांसफर फ्रॉम नीचे होगा जो कि बेसिकली क्या कर रहा होगा, अप्रूव अलाउंस को लेके ट्रांसफर कर रहा होगा। तो इसमें बेसिकली कोई खास डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपके पास ये जो नेटवर्क URI है वो और एक्सटर्नल अकाउंट दो चीजें आपके पास एक्स्ट्रा आ रही है, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन, ऑल्दो शायद अनलाइकली सिनेरियो है वो, लेकिन प्रोबेबल है प्रोबेबली। अब मैंने यहाँ लॉक किया टोकन और मैं जाना चाह रहा हूँ इधर मैटिक में या पॉलीगॉन पे आना चाह रहा हूँ, तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि वो वाला टोकन जो मैंने यहाँ पॉलीगॉन पे आके लेना है वो अभी सप्लाई में नहीं है या सर्कुलेशन में नहीं है, तो उस केस में क्या ट्रांजैक्शन रिवर्ट हो जाएगी या किस तरह? नहीं तो आप फिर करेंगे? नहीं सर, अभी उस वक्त है कि आई डोंट नो, यानी अभी नहीं अवेलेबल फॉर बाइंग या कुछ। देखिए आपको अगर किसी नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, कोई अगर आप कोई एप्लीकेशन, मतलब मैं लाइव मतलब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करता हूँ कि अगर आपको मैटिक पे कोई चीज डिप्लॉय करनी है, ठीक है जी, अगर पॉलीगॉन पे कोई चीज डिप्लॉय करनी है तो आपको क्या चाहिए, मैटिक टोकन चाहिए। बिल्कुल। मैटिक टोकन आप कैसे खरीदेंगे? नहीं सर, चलें, वो मैटिक तो उसी तरह हो गया ना, उसकी नेटिव करेंसी है। लेकिन जिस तरह हमने क्या ऐसा, जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन पहले पूछा था कि क्या हमने ईथ को लॉक किया है, तो हमने ईथ को लॉक नहीं किया, हमने किसी ऐसे ERC20 को लॉक किया जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे चल रहा है। अब लेट से मैंने उसके आप ये कह रहे हैं कि मैंने जी डाई ले लिया, मैंने इथेरियम का डाई लिया है और मुझे जो है वो पॉलीगॉन के ऊपर जो एक्स डाई चल रहा है वो मुझे चाहिए। जी बिल्कुल, चलें यूं कह लें, जो उसकी नेटिव करेंसी नहीं है। अब हम दोनों साइड पे वो एग्जांपल ले लें। लेंगे तो आपको एक्स डाई चाहिए, दैट मींस कि वो एक्स डाई सर्कुलेशन में है तब चाहिए होगा ना आपको। एक्स डाई का वजूद ही नहीं होगा तो आप करेंगे क्यों ये ट्रांजैक्शन? नहीं सर, मैं शायद बता नहीं पाया मैं क्या कह, यानी फॉर एग्जांपल एक्स डाई जो है इस वक्त 1 मिलियन है उसकी सर्कुलेशन। अभी वो जितने भी उसके होल्डर्स हैं वो देखें, अगर वो होल्डर बाय नहीं करेगा तो कोई उसे यानी सेल नहीं करेगा तो कोई उसे बाय नहीं कर सकेगा। ऐसा ही है ना सर, अगर मैं होल्ड करना चाह रहा हूँ, अपना टोकन नहीं देना चाह रहा, या उसका तरीका ये है कि उसे मजीद मिंट करें फिर वो सप्लाई बढ़ाएं। ठीक है, तो क्या ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि अभी वहां पे सप्लाई है ही नहीं एक्स डाई की, तो मैं
मैं चाहे खरीदना चाहूँ नहीं खरीद सकता। हाँ तो ठीक है, आप ब्रिज टोकन आपके पास अवेलेबल है, आप ब्रिज टोकन उसी ब्रिज टोकन को वापस कर दें। ब्रिज का जो नेटिव ब्रिज का जो अपना टोकन है आप उसको जी वापस करें और अपना जो डाई है वो वापस ले लें उससे। जी सर, ठीक है, राइट दैट इज ऑलवेज पॉसिबल बिकॉज वो तो लॉक है वहाँ पे। राइट राइट, ठीक। हाँ, क्योंकि उस एंड पे स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारे पास वो टोकन लॉक हो गया हुआ है, तो हम हाँ उसे तो वापस रिट्रीव कर आप सकते इसीलिए कर रहे हैं ना कि अगर आपको वो नहीं लेना तो आप वापस आ जाएं उस पे। हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। सर वैसे भी जो स्टेबल कॉइन होते हैं वो ज्यादातर ट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं, लोग होल्ड नहीं करते उनको ज्यादा, तो ट्रेड करते हैं उससे स्वैप करते हैं, जी स्टेबल कॉइन इसलिए हमेशा उसकी जो है ना सर्कुलेशन अवेलेबल होती है। हाँ वो डीफाई के लिए ही यूज हो रहे होते हैं स्टेबल कॉइन, ताकि आप जो है वो उसको आगे कहीं जो जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं डीफाई के या जो सिस्टम्स है एप्लीकेशंस हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो उसकी मेजर यूटिलाइजेशन यही है। अच्छा अब एक्सटर्नल ट्रांसफर फॉर्म जैसा मैंने बताया कि वो भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। बिफोर टोकन अलाउंस जो है वो भी आपका उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से आपका बिफोर ट्रांसफर यूज हो रहा है। इसके अलावा ट्रांसफर फ्रॉम है, अप्रूव अलाउंस है, इंक्रीज अलाउंस। अच्छा ये नया उन्होंने मेथड बनाया हुआ है जो कि ERC-20 का पार्ट नहीं है, इंक्रीज अलाउंस और डिक्रीज अलाउंस। आई थिंक ये इंक्रीज अलाउंस ERC-20 का पार्ट हो गया क्या? नहीं दिखा नहीं सर सर ये ओवरराइड देख के तो लग रहा है कि शायद वो उन्होंने ERC-20 का ओवरराइड। या तो उन्होंने अपना ERC-20 बनाया। नहीं सर, ये ERC-20 में है ये ऑप्शन। उन्होंने अपना ERC-20 बनाया है, ठीक है। उसमें जो है वो उन्होंने ये रखा है कि मैंने तो ये उनकी जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड ERC-20 उसमें तो नहीं है, तो उन्होंने अपना ERC-20 बनाया, ठीक है। ओपन जैपलिन का यूज नहीं किया। ओके जनाब, सो वी आर अप्रूव अलाउंस में हैं। अच्छा ये मेरे ख्याल से ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा अपग्रेडेबल अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी निशानी क्या होती है? कंस्ट्रक्टर यूज नहीं होता, जी कंस्ट्रक्टर यूज नहीं होता उसमें। जी कंस्ट्रक्टर यूज नहीं होता, उसकी जगह इनिशियलाइज का मेथड यूज होता है। तो ये यहाँ पे क्योंकि कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है तो ये अपग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। और बाकी आई थिंक इंक्रीज अलाउंस और डिक्रीज अलाउंस के अलावा देयर इज नथिंग। सो इंक्रीज अलाउंस और डिक्रीज अलाउंस एक सिंपल सा यूटिलिटी मेथड है जिसके अंदर आप मजीद अप्रूव कर देते हैं पर्टिकुलर ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी जो स्पेंडर है उसको मजीद अलाउ कर रहे हैं। बाकी तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा कुछ मुश्किल है, ठीक है। सर यहाँ पे तो आपने जितने भी बताए मेथड्स बताए ना हमें, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि US डॉलर से किस तरह ये कनेक्टेड है हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बनाते हैं। जैसे मेरे पास कोई कस्टमर आता है मुझे कहता है आपको कि अज्यूम करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो अपनी साइट पे जो है ना, यहाँ इसका वाइट पेपर आप देखेंगे USDP का, ठीक है। वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं। अब इसकी अगर इसकी कोई बेसिकली वैलिडेशन या वेरिफिकेशन जो है, देखिए यहाँ वो क्लेम कर रहे हैं कि ये ऐसा है, ठीक है। इसकी जो इसकी जो वैलिडेशंस हैं वो ये इसको बता दें कि आप जाके जो है वो सिक्योरिटीज में जाके पैक्सोस सिक्योरिटीज या इसके थ्रू आप जो है मालूम कर सकते हैं। और उन्होंने एक बैंक बताया हुआ है इसके पीछे जो है वो इफ यू गो इनटू देयर व्हाइट पेपर उसमें है ये लिखा हुआ, ठीक है। आप इनके व्हाइट पेपर को देख लीजिएगा पैक्स USD के, उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हमारा जो ये जरा पावर लगा
तो उन्होंने अपने व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है कि उनको किसने बैक किया। तो ये बेसिकली अप्रूव्ड है न्यूयॉर्क सिक्योरिटी एक्सचेंज से या उनके कोई बैंक से, और उसके थ्रू चल रहा है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप देखें ये आपने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, ठीक है, सारा पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हम कर क्या सकते हैं कि इसमें हम जो है वो एक सिंपल सा वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि इशूअर होगा जो कि इशू करेगा, जिसमें जो देखिए अब होगा क्या कि हमें करना, इसमें हम कर क्या सकते हैं। देखिए अभी ऑलरेडी जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपना एक स्टेबल कॉइन बनाने के लिए। आई थिंक दिस वुड बी रियली गुड पोर्टफोलियो फॉर यू आल्सो, कि आप स्टेबल कॉइन बना सकें जो कि फियाट पैक हो, ठीक है। अच्छा, इसमें कर क्या सकते हैं, हमें दो काम करने, जो कि मैंने मेरे ख्याल से यहाँ पे दिए भी थे। एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको इस कर देता हूँ। ये देखें, हमें क्या करना है, क्लोन करना है इस हेड्रा के कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। क्लोन करने के बाद इसके अंदर अगर हमें ये सेकंड वाला तो हमें नहीं करना चाहिए, इसको अपग्रेडेबल बनाना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अपग्रेडेबल बनाना है इसको। अपग्रेडेबल बनाने के बाद, अच्छा, अपग्रेडेबल किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर बताएगा स्टेप्स, क्या स्टेप्स हैं अपग्रेडेबल बनाने के। सर इनिशियलाइजर यूज होता है उसकी जगह, कंस्ट्रक्टर की जगह। ओके, और प्रॉक्सी का भी एक मेरे ख्याल से आपको ऐड करना पड़ता है। ओपन जैपलिन का अपग्रेडेबल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें डालना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या करना पड़ता है, ट्रफल में जाके ट्रफल में कुछ चेंजेस हैं जो हमें करनी होती हैं उसकी माइग्रेशन फाइल्स के अंदर, ठीक है। और उस माइग्रेशन फाइल को बस हम डिप्लॉय करते जाएंगे तो वो अपग्रेडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय होता जाएगा, ओके। सो इसको अपग्रेडेबल हमें बनाना है और एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनानी है जो कि क्या करे, इशूअर एंटिटी हो, जो कि बेसिकली रिजर्व के अगेंस्ट में आपके टोकन जो है वो इशू भी कर रहा हो और रिजर्व के अगेंस्ट में बर्न भी कर रहा हो, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा इंटरफेस होगा जो कि मिंट कर रहा होगा, बर्न कर रहा होगा, ठीक है। और उसमें एक ऑथेंटिकेशन लगेगी कि भाई कौन यूजर होगा। ऑब्वियसली वो यूजर लॉगिन होके जाएगा और वो ये काम कर सकता है, एडमिन कह लें उसको, ठीक है। तो इशूअर जो है वो ये काम कर रहा होगा और बाकी जो यूजर्स हैं, ठीक है, जैसे मैं बाय करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा कि मैं डॉलर दूंगा और उसके अगेंस्ट में बाय कर लूंगा, ठीक है। डॉलर देने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा हम एक स्कीम बना सकते हैं कि भाई ठीक है ये इस तरह से हमारे पास डॉलर आ रहे हैं, या आप चाहें तो पीकेआर में भी कर सकते हैं ये, ठीक है। कि पीकेआर की एक स्कीम बना दें, उसमें बता दें कि भाई इतने में पीकेआर जमा करवाएं और उस पीकेआर के अगेंस्ट में आपको जो है वो इशूअर जो है वो बेसिकली क्या करेगा, मिंट कर देगा आपको आपके एड्रेस में, ठीक है। पेमेंट प्रोसेसर अभी छोड़ दें, हमें एक्चुअल इसमें क्या करना है कि एक पेमेंट प्रोसेसर का विजेट बनाना है। विजेट का मतलब क्या हो गया कि अगर आप रिएक्ट में लें इसको तो हमें एक काम क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का, सिंपल सा फॉर्म, और उसके पीछे एक एपीआई लिखनी पड़ेगी। एपीआई लिखना आता है किसी को यहाँ पे
नोड वगैरह पे कोई एपीआई पे काम किया है आप लोगों ने? अच्छा, ये पेमेंट प्रोसेसर का बेसिकली काम ये होता है, एक मिनट, अच्छा पेमेंट प्रोसेसर का बेसिकली काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा। अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊं, अच्छा ये कुछ इस तरह का फॉर्म होगा सिंपल सा, जिसके अंदर आपका बेसिकली होगा क्या कि ये ईमेल पीकेआर लेगा और पे का मेथड कॉल कर लेगा। अच्छा पे के मेथड में अब होगा क्या कि जो भी आपका मर्चेंट है यहाँ पे बेसिकली पीछे क्या होगा कि आपका एक मर्चेंट आईडी होगा, एक मर्चेंट आईडी होगा जो कि बेसिकली आप इस केस में क्या कर सकते हैं, इस आईडी को कह सकते हैं कि ये एक ईद का एड्रेस है, यानी ईद के एड्रेस से मेरा मकसद ये है कि ये इथीरियम का एड्रेस कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब मर्चेंट आईडी का मतलब ये हो गया कि इथीरियम का एड्रेस है और जो भी यहाँ पे पे कर रहा है आके, जो भी यहाँ पे आके पे कर रहा है, ठीक है, ये पे जो है ये किसके, इसमें फ्रॉम कौन है, ये मर्चेंट है, ठीक है, और पीकेआर जो डाल रहा है आपके पास बेसिकली पीछे या तो ईमेल कर दें या फिर इसके अंदर यहाँ पे एड्रेस कर दें फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। जो आपका एड्रेस आ रहा होगा वो आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, टू एड्रेस फॉर सिंपलिसिटी मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज आप ईमेल की मैपिंग भी कर सकते हैं थ्रू ईमेल प्लस ईथ एड्रेस के साथ। मर्चेंट आईडी पीछे जो है वो ईथ एड्रेस होगा, तो बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही पे करेगा कोई बंदा पीकेआर के अंदर, तो वो इसके पास जो है, सॉरी पीकेआर कह रहा हूँ मैं, गलत हो गया यहाँ पे, सपोज ये हमारे पास पीकेआर का मतलब है ये ERC20 है या आपका PUSD था, अच्छा ये आपका PUSD था, यहाँ पे बेसिकली वो अमाउंट डालेगा, एड्रेस आपका टू एड्रेस है, जो टू एड्रेस आपका मेटामास्क से आ सकता है। Recording stopped. सर आपका म्यूट है अभी माइक, अब अनम्यूट हो गया। ओके जनाब, सो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें आगे क्या करना था। रिकॉर्डिंग भी बंद है सर रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लीजिएगा प्लीज। ये जो पुरानी रिकॉर्डिंग है दैट इज बेसिकली कन्वर्टिंग राइट नाउ।
सर आप होस्ट हैं, आप मेरा ख्याल कर सकते हैं। नहीं मैं वो तो कर सकता हूँ, बट ऑलरेडी जो है एक प्रोसेस चल रहा है इसका कन्वर्टिंग का, अच्छा आई सी। क्योंकि वो बंद हो रहा है। अच्छा, जो मैं डिस्कशन कर रहा था वो ये कर रहा था कि एक जो विजिट है वो बेसिकली कोई इतनी कोई खास चीज नहीं है, एक सिंपल सा काम है। उसमें वो ये है कि आप एक फील्ड होगी उसमें PUSD की, उसमें वो USD डालेगा और उसको पे कर देगा। पे करने के लिए ऑब्वियसली उसको क्या चाहिए होगा कि एक तो अपना अकाउंट चाहिए होगा, ठीक है, ईथर का अकाउंट, और दूसरा मर्चेंट का अकाउंट। तो मर्चेंट का अकाउंट जब भी वो विजिट ऐड करेगा तो उसमें वो ऐड कर सकता है थ्रू क्वेरी स्ट्रिंग और थ्रू सम मैकेनिज्म वेयर बेसिकली हम जो ये जावास्क्रिप्ट जनरेट करवा रहे हैं उसके अंदर ये काम हो सकता है, ठीक है। so जावा ये बेसिकली सिंपल जावास्क्रिप्ट का एक फॉर्म होगा जो एक्चुअल में अपने अंदर ही एक HTML रखेगा जिसमें वो ये HTML बता देगा, और पे के अंदर वो क्या करेगा, किसी भी वेब के साथ थ्रू कनेक्ट कर लेगा। पे के अंदर आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप API बना दें जो कि आपके सर्वर को कॉल कर रही हो, या फिर आप डायरेक्टली Web3 ही यहाँ से कॉल करवा दें, ठीक है। ये दोनों काम आप रिएक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं और विदाउट रिएक्ट भी कर सकते हैं। अगर रिएक्ट के साथ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आपको ईजी हो जाएगा उसमें रिएक्ट के अंदर फॉर्म बनाना आपके पास। समझ में आ रही है इसकी हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन क्या कर रहे हैं। एक तो हमारे पास ये पेमेंट विजिट, इसको कहते हैं पेमेंट विजिट, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं, और एक जो है वो हमारा एक इंटरफेस होगा सिंपल सा। उस इंटरफेस में एक्चुअल क्या होगा कि हम ये जो है सपोज श्योर या सपोज दिनार, ओके, यू वांट टू USD की जगह PKR कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, इस वाले स्क्रीन के अंदर ऊपर से जो स्क्रीन बनेगा इसमें हम ये जो यूनिस्वैप की जिस तरह से स्क्रीन आती है ना, उस तरह की एक स्क्रीन आएगी, ठीक है। और इसमें आपका होगा भाई, ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यार ठीक है जी। सो ये दो स्क्रीन बनाने के बाद एक्चुअल में हमने क्या किया है कि हमारा स्टेबल कॉइन जो है और उसकी एक एप्लीकेशन जो है वो हमने बना डाली, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि आप पाक दिनार जो है वो इशू कर रहे हैं, आप पाक दिनार लिखते हैं 1000 और 1000 के अगेंस्ट में 1000 रुपीज जमा कराएं और बाय कर लें पाक दिनार को, ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरह से आप अगर कोई मर्चेंट है तो मर्चेंट के लिए विजिट है पेमेंट का, उसमें आप पे करें और जो भी सर्विस है वो आपको इसके अगेंस्ट में मर्चेंट से मिल जाएगी। यहाँ तक कोई सवाल है, कर सकते हैं इसको। जी भैया सर हो जाएगा। ग्रेट, एक्सीलेंट। तो ये हमारा होगा क्या कि इससे हम बेसिकली क्या कर सकेंगे कि एक स्टेबल कॉइन जो है
वो बना के और उसके बाद उसको हम लॉन्च करके और उसके बाद ये सिंपल सी कुछ स्क्रीन है। एक तो ये विजेट बनाना जो है इसको आप देख लीजिएगा, रिएक्ट में विजेट बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। उसकी कुछ इंफॉर्मेशन आप रखेंगे, जैसे मर्चेंट आईडी है, उसके अलावा जो सर्विस है उसकी एक आईडी वगैरह या सर्विस प्राइसिंग या कुछ अमाउंट होगी जो आएगी, ठीक है। आपकी सर्विस या प्रोडक्ट अमाउंट होगी जो आप उसके अगेंस्ट में ले रहे होंगे, वो एक्चुअल आएगा आपके पास। और उसके बाद ये आपका विजेट आएगा जिसमें ऑब्वियसली आप यहाँ पे अमाउंट बता देंगे कितनी अमाउंट है उसकी। तो $10,000 है PKR या व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। वही यहाँ पे आपका पाक दिनार आएगा उतना ही और आपका पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप कहीं भी चेकआउट वगैरह या सिंपल चेकआउट देखा होगा तो सपोज अगर दराज जो है वो ये पेमेंट मेथड यूज करना चाहता है तो ही कैन यूज दैट सिंपली बाय बेसिकली एडिंग आवर विजेट। सवाल है कोई? विजिट हमारा यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए हो रहा है? ये विजेट यस, किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कोई भी वेबसाइट जो है इस विजेट को इम्प्लीमेंट कर सकती है और उसके अगेंस्ट में उसको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा मर्चेंट आईडी, ठीक है। और हम ये भी काम कर सकते हैं कि हम एक विजेट जनरेटर बना दें, फॉर्म होगा, कहते हैं विजेट जनरेटर, ठीक है। उसमें वो हमसे मर्चेंट आईडी ले लेते, यहाँ पे वो हमसे मर्चेंट आईडी लेते हैं, ये मर्चेंट आईडी हम खुद भी जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा अपनी वेबसाइट का नाम दे दें कि वेबसाइट का क्या नाम है उसकी, इसके अलावा आपको अगर KYC उसकी करनी है तो उसका नाम, बिजनेस ले सकते हैं, उसका बिजनेस नेम क्या है, कंपनी नेम क्या है, तो ये एक सिंपल सा फॉर्म बना के आप जो है वो क्या कर सकते हैं, उससे KYC ले सकते हैं उसकी। ठीक है, तो ये एक आपका विजेट जनरेटर हो जाएगा। सबमिट जैसे ही करेगा उसके अगेंस्ट में उसको एक विजेट का कोड मिल जाएगा और वो कोड जो है वो आगे जाके उसकी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। दिस इज कंप्लीट आपका जो स्टेबल कॉइन का सिस्टम है, जिसमें उसकी इशुएंस है, उसकी यूटिलाइजेशन है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मेक सेंस? यस सर। तो ये कर सकते हैं हम इंशाल्लाह सर हो जाएगा। यस सर, अभी तक कर हमने लेंगे। जो कुछ पढ़ा है उसमें हम ये सारा कुछ अचीव कर सकते हैं इजी, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ये सारा कुछ हम बेसिकली किससे अचीव कर रहे हैं, ERC-20 से कर रहे हैं, ठीक है। और हमने कोई फैंसी चीज यूज नहीं की हुई, ऑल इज HTML जावास्क्रिप्ट और ये सारी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी अभी तक जो भी हमने किया है उसके थ्रू कर सकते हैं।
ये सारे काम, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको लिंक दिया है अभी NFT वाला, आई थिंक ये भी आप लोग काम कर सकते हैं। आई डोंट सी एनी इशू विद दैट। आपको जो है वो कोई एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होगा जो आपकी ये PPTs बना दे, ताकि इन्होंने तकरीबन जो काम किया हुआ है वो एक एल्गोरिथम के थ्रू ये जनरेट किया हुआ है। ऑलरेडी रिएक्ट का npm का मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है और उसके अंदर ये काम हो रहा है। इसमें आप जो है वो डिफरेंट आप इमेजेस एरे में दे दें उनको, और उसके 10,000 कॉम्बिनेशन या 1000 कॉम्बिनेशन आपको बना के दे सकता है। तो ये इमेजेस जो हैं ये एल्गोरिथम के थ्रू से जनरेट होते हैं या ये कोई ग्राफिक डिजाइनर बना रहा होता है? ग्राफिक डिजाइनर ने बनाए होंगे, ठीक है। इसमें लेट्स सपोज उसने जो है वो कोई 25-30 बनाए होंगे इमेजेस, ठीक है, और फिर उन इमेजेस की लेयर्स बना दी हैं उसने, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये तकरीबन सेम ही है, ऑल द डिफरेंस इज अबाउट द लेयर्स, कलर्स, ठीक है। ये भी और ये भी। इसके अंदर फिर आईज जो है वो लेयर्स में है, तो आईज की लेयर अलग कर दी होगी और उसके बाद उस लेयर्स को जो है वो कंबाइन कर दिया है थ्रू एल्गोरिथम। यहाँ पे कलर, आईज वो डिफरेंस हो रही है, उसके हेयर का ऊपर जो हेड है वो डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये लेयर्स अलग अलग उन्होंने बनाई हुई, जैसे ये हेलमेट की लेयर है, हेड की लेयर है, कैप की लेयर बनाई है उन्होंने अलग अलग। तो ये इस तरह से एल्गोरिथमिकली उन्होंने जो लेयर्स हैं वो जनरेट कर दी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो किटी तकरीबन सेम ही है, बट उसके जो ट्रेड्स हैं, जैसे ये इसकी आईज है, उसका जो माउथ है, ठीक है, वो डिफरेंट हो रहा है एल्गोरिथमिकली, और बैक और उसका कलर। ओके तकरीबन उन्होंने आई थिंक 9,000 या आई थिंक 10,000 या तकरीबन 9-10,000 उन्होंने जनरेट करवाए हैं NFTs अभी तक। ये सर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी रफली? लाइक आई एम sure you may not have the answer straight away, but like to generate this, like roughly इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया होगा in terms of gas? मेरे ख्याल के आपको कोई बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो आपकी सॉरी जो आपकी अभी स्किल सेट है, ठीक है, इसमें कोई एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर अगर आप ऐड कर लें तो कि आपको ये 2D एनिमेशन या 2D पिक्चर्स बना सके, इसके थ्रू आप ये काम आई थिंक आराम से कर सकते हैं विद इन अ वीक और 2। ज़्यादा काम नहीं। Okay. Recording in progress. ओके सो आज हमने जो ये क्लास लेने का मकसद ये था मेरा कि हमने जो अभी तक पढ़ा है, ठीक है, अभी तक जो हमने Q3 में कवर किया है उससे आप बेसिकली क्या कुछ कर सकते हैं अभी, अगर आप खुद कुछ करना चाहें तो, ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं, NFT के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे मैंने स्टेबल कॉइन का कहा, फियाट पैक स्टेबल कॉइन तो कम से कम बना ही सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आप डाई का ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट खोल के पढ़ा है अभी, अगर आप डाई का कॉन्ट्रैक्ट खोल के पढ़ेंगे ना तो उसमें भी कोई इतनी ज्यादा चीजें हैं नहीं, ठीक है। इवन अगर मैं आपको एक मिनट में खोल के बता दूं, डाई का अगर आप गिटहब पे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल सा बना है।
ये देखें, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है डाई का, और अगर डाई का कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। ERC20 है नॉर्मल, एक उन्होंने नाउंस दिया हुआ है क्रॉस उसके लिए, क्रॉस ब्रिज ट्रांजैक्शंस के लिए। बाकी तकरीबन आपका जो है वो अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए उन्होंने डोमेन सेपरेटर वगैरह लिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप से देखें तो इसमें कोई खास चीज़ है, यहाँ पे उन्होंने कुछ एलियासेस दिए हुए हैं पुश पुल मूव के फॉर ट्रांसफर फॉर्म के लिए। अप्रूव ये जो है वो परमिट वगैरह जो है ये इन्होंने दिया हुआ है कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ये डाई का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर डाई का कॉन्ट्रैक्ट देखें तो उसमें कोई खास चीज़ है नहीं, ठीक है, प्रीटी सिंपल ERC20 कॉन्ट्रैक्ट, 2-3 चीज़ें उन्होंने एक्स्ट्रा की हुई हैं, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक्सेस कंट्रोल की बजाय जो है वो ऑथ यूज किया हुआ है और रिलाई एंड डिनाई का कोई फंक्शन यूज किया हुआ है, ठीक है, जो कि आपका ये वार्ड्स के नाम से उन्होंने एक ऑथेंटिकेशन का अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पे ऑथ का सिस्टम उन्होंने क्या किया हुआ है कि 1 और 0 के थ्रू आपका ऑथ एक बनाया हुआ है, जिसमें एक रिलाई है, एक डिनाई है, और उसके अंदर वो चेक कर रहे हैं कि भाई जो भी जो ऑथराइज पर्सन होगा उसका जो ऑथेंटिकेशन होगा वो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, और जो अनऑथराइज होगा उसका 0 होगा, और यही उसको आगे मैनेज कर रहे होंगे। तो इन्होंने एक सिंपल सा एक्सेस कंट्रोल जो है वो अपना बनाया हुआ यहाँ पे, जबकि वहाँ जो है जो हमने अपना अभी कॉन्ट्रैक्ट देखा था USDP का, उसके अंदर उन्होंने ओपन ज़ैपलिंक का एक्सेस कंट्रोल यूज किया। ठीक है, तो अभी अगर आप थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्ट भी देखना शुरू करेंगे तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट्स काफी समझ में आ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, और किस तरह से जो है वो एक इतना बड़ा डाई जो है वो चल रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है जनाब, कोई सवाल है यहाँ पे? अच्छा, अब हमारे पास एक्सपेंस ट्रैकर का है जो हमें नेक्स्ट वीक कंप्लीट करना है। एक्सपेंस ट्रैकर में आई होप कि कोई इशू नहीं है, मैं समझा चुका हूँ कि क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ये स्टेबल कॉइन वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो आप जो जो ये स्टेबल कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा दे विल बेसिकली ऐड अप टू द जो हमारा ग्रुप है स्टेबल कॉइन का, ठीक है, पाक डाओ का, उसमें वो ऐड होता जाएगा। अब समझ रहे हैं? जो जो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा वो हम उसको जो है वो पाक डाउन में ऐड अप कर लेंगे, जो कि हमारा एक ऑलरेडी स्टेबल कॉइन का प्रोजेक्ट चल रहा है अंडर पैना क्लाउड और अंडर सर्जिया, तो उसमें जो है वो हम फिर उसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है जी, कोई सवाल है? हाँ सर, इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, रिएक्ट और वेब3 यूज करना पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हैं सर? अभी जो आपने इसकी स्टेबल कॉइन की बात कर रहे हो। स्टेबल कॉइन में आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेबल कॉइन में आपको एक तो ये ऑब्वियसली मैंने आपको जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बता दिया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो आप अपना लिख लें, उसको क्लोन करना है क्लोन कर लें। देन वी नीड एन एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली हमें क्या करना है, 3 इंटरफेस बनाना है जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। उस इंटरफेस में हमारे पास क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, एक हमारा पेमेंट का विजेट है, एक उस विजेट के जनरेटर है, और एक इसका पाक दिनार का बेसिकली हमारा बाय एंड सेल का बाय का ऑप्शन है, कि हम किस तरह से बाय कर सकते हैं उसको थ्रू भी क्या। तो ये एक वेबसाइट आपकी होगी जिसमें ऑब्वियसली पीछे फायरबेस का डेटाबेस ले लें या फिर आप अपना कोई डेटा स्टोर कर लें। थोड़ी सी यहाँ पे आपको कोलैबोरेशन चाहिए होगी जिन्होंने थोड़ा सर्वर साइड पे काम किया हुआ। अगर सर्वर साइड पे आपको काम नहीं करना तो यू कैन बेसिकली यूज फायरस्टोर फायरबेस फॉर स्टोरिंग डेटा, एंड वहाँ से आप ये काम कर सकते हैं, फायरस्टोर के थ्रू काम कर सकते हैं। रिएक्ट अगर यूज करनी है तो रिएक्ट विल बी यूज्ड वेरी वेल, ठीक है। आप इतना रिएक्ट अभी तक हमने जो रिएक्ट में अभी तक हमने कहा यूज कॉन्टेक्ट कर लिया हमने कंप्लीट,
तो नेक्स्ट वीक हम अगर यूज कॉन्टेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप ये एप्लीकेशन रिएक्ट में आराम से बना सकते हैं। और फायर स्टोर फायरबेस जो है आप रिएक्ट के साथ यूज कर लें तो आपका जो है वो बैक एंड की एप्लीकेशन बन जाएगी। ठीक है, कोशिश करें इसको कंप्लीट करने की, और इसमें जो भी हेल्प चाहिए हो आपको उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। आई विल हेल्प यू आउट ऑन दीज। अगर कोई HTML या इस वेब एप्लीकेशंस के हिसाब से आपको कोई हेल्प चाहिए, सॉलिडिटी के हिसाब से आई थिंक आई डोंट सी एनी कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। वेब 3 में भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी डिफिकल्टी है, राइट? इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है जी। HTML और CSS के हमने हमें दोबारा देखनी, पर हमने तो देखी ही नहीं है ना, उसको पढ़ा ही नहीं है, हमें भाई उसको पढ़ना HTML पड़ेगा। CSS दोबारा नहीं है, HTML CSS आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट दैट उसके उसके उसकी उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। आई वुड रियली लाइक कि आप बूटस्ट्रैप वगैरह देख लें। बूटस्ट्रैप जो है फ्रेमवर्क है, बूटस्ट्रैप को देखें और बूटस्ट्रैप को यूज कर लें तो आपके जो HTML CSS के चीजें हैं वो काफी आसान हो जाएगी। सर हम मटेरियल UI को भी तो यूज कर सकते हैं ना, अगर बूटस्ट्रैप का ना करें तो? आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने HTML CSS की प्रैक्टिस अगर नहीं की हुई तो दे विल स्टार्ट। वैसे तो HTML CSS को करनी पड़ेगी क्योंकि इवन अगर आप बूटस्ट्रैप कर भी लेते हैं तब भी आपको अगर HTML CSS की नॉलेज नहीं है तो यू विल स्ट्रगल। ठीक है, वहाँ स्ट्रगल करेंगे आप। तो HTML CSS जिन लोगों को नहीं आती वो तो लाजमी है कि HTML CSS कंप्लीट करें, HTML CSS को सीखें। HTML CSS का आई थिंक हमारा ऑलरेडी एक कोर्स हो चुका है, आपका पेपर भी हो चुका है। तो ट्राई टू गो बैक टू द HTML CSS, उसको कंप्लीट करें HTML CSS। और जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी हम करवा रहे हैं। बूटस्ट्रैप वगैरह आपको हेल्प कर देंगी काफ़ी हद तक, लेकिन जब आप फंसेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बूटस्ट्रैप वगैरह में 90% काम हो जाता है, 10 to 5% ऐसी चीजें होती हैं जो आपको फंसा देती हैं। ठीक है, ओके। और कोई सवाल? सर एक स्क्रीन खोली थी HTML जिसमें CSS की जनाब क्लासेस जो थी वो आपको खुद लेनी थी, ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल है, और उसका टेस्ट का मुझे नहीं पता लेकिन टेस्ट था उसका HTML CSS का। वंस आप लोग अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं HTML CSS का टेस्ट जो है ना वो आपको दे दूंगा। जी बोलें। हाँ सर, वो आपने जो स्क्रीन पे टाइप किया था वो दिखा देंगे इससे पहले? ये चीज एक स्क्रीन पे आपने टाइप किया हुआ था सारा टारगेट जो है ना हमें, हाँ, इससे अच्छा। पहले। ये मैंने पेस्ट कर दिया है ग्रुप पे। इसकी भी मैं इमेज लेके आपको दे देता हूँ। सर ये दीनार के पीछे क्या मोटिवेशन है? सॉरी, ये जो दीनार है इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? राइट, ओके। पाक रुपीस तो नहीं कह सकते ना, तो दिनार कहते हैं उसको। आप पाक USD कहते हैं उसको।
मैंने वैसे जनरली आई एम नॉट फुली श्योर बट आई थिंक द कुवैती दीनार इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. मैंने उसको इतना रिसर्च नहीं किया लेकिन आई हर्ड इट समवेयर. तो मेरे जहन में शायद आया. जी कुवैती दिनार इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी. एग्जैक्टली. कुवैती दिनार जो है अगर आप इसको देखें तो वो